वीडियो में हम बचाव के बारे में बात करेंगे। कैसा बचाव? कोविड से बचाव। कोविड की दूसरी लहर के अब गांवों में पहुंच जाने की खबरें आने लगी हैं। इस लहर से बचाव तो करना ही है, साथ ही जिस तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है उससे बचाव करना है। तीसरी लहर कब आएगी, इस सवाल का अभी तक जवाब नहीं है, लेकिन बचाव के तरीकों को जानने के पहले देखिए दूसरी लहर कितनी भयावह हो रही है। खबर नंबर 1, यूपी का रायबरेली। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर बताती है कि यहाँ के सुल्तानपुर खेड़ा गांव में एक महीने के भीतर 17 लोगों की मौत हो गई। इन 17 में से सिर्फ 2 की ही कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, बाकी 15 अस्पताल नहीं गए, लिहाजा सरकारी रिकॉर्ड में आई सिर्फ 2 मौतें। खबर नंबर 2, जिला गौतम बुद्ध नगर, गांव का नाम जलालपुर। इंडिया टुडे की खबर बताती है कि इस गांव में 14 दिनों के भीतर 18 लोगों की मौत हो गई। मृत्यु के लिए भी अगर ट्रेंड शब्द का इस्तेमाल करें तो वही घटनाक्रम, लक्षण सभी के कोरोना वाले और कम लोगों का टेस्ट। खबर नंबर 3, यूपी का ही शाहजहांपुर, गांव का नाम कस्बा। द प्रिंट में प्रकाशित खबर के हवाले से बात करें तो एक महीने के भीतर इस गांव में 26 लोगों की मौत हुई और सरकारी रिकॉर्ड में 0। डॉक्टरों ने कहा कि लोग जांच कराना ही नहीं चाहते, जबकि लोगों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने में 5 से 6 दिन लग रहे हैं। रिपोर्ट आने से पहले ही मौतें हो जा रही हैं। खबर नंबर 4, हरियाणा का रोहतक, गांव का नाम तितोली। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर बताती है कि सरकारी दावे के मुताबिक 10 दिनों में यहां 18 लोगों की मौत हो गई। कोविड के आंकड़े 6 के ही हैं, लेकिन ग्रामीणों का दावा है कि 40 लोगों की जान जा चुकी है और सभी में लक्षण कोविड जैसे थे। आपने उत्तर भारत से आ रही 4 खबरें देखी। इन 4 खबरों के लिखने और छपने तक कोविड की दूसरी लहर उत्तर भारत ही नहीं, दूसरे राज्यों में अंदर तक पहुंच चुकी होगी, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि किस तरह की तैयारियों की जरूरत है, गांवों में क्या होना चाहिए, बच्चों को कैसे बचाना होगा और सरकार से क्या अपेक्षा रखनी है। सबसे पहले गांव। हाल आपने अभी खबरों में देख ही लिया, कई सारे लोग बताते हैं कि गांव में लोग अभी भी वैक्सीन लगवाने से बच रहे हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि गांव में सरकार टेस्ट नहीं करवा रही, और करा भी रही तो गांव वाले खुद ही कोरोना की टेस्ट से भाग रहे हैं। देखिए, संसाधन सीमित है। गांव में संक्रमण रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने 16 मई को गाइडलाइन जारी कर दी है। फिर भी बड़े शहर या अस्पताल का चक्कर ना काटना पड़े, उसके लिए कुछ इंतजाम आसानी से किए जा सकते हैं। हमने डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा से बात की। डॉक्टर अरुण कम्युनिटी मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। वो कहते हैं, गाँवों में जहाँ पे सुविधा नहीं है एम्बुलेंस की, जहाँ पे नहीं है, उसके लिए संपर्क में जारी रखा जाए। और क्योंकि जब स्थिति थोड़ी बिगड़ती है तो उसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है, तो हर प्राइमरी सेंटर में, हर पंचायत में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उपलब्ध होना चाहिए। इसमें जो भी व्यक्ति है, चाहे वो नर्स है, चाहे दूसरे कोई है, सामूहिक काम करने वाले हैं, वो सब इसका उपयोग करना जाने। और जिसको थोड़ी सी तकलीफ होती है उसको वो लोग मास्क पहनकर ये समझा सकें कि आपको मास्क पहननी है, आपको क्वारंटाइन करना है। अगर बुखार आता है तो केवल पैरासीटामोल लेना है और कोई सी भी दवाई नहीं लेनी है, और उसका शरीर का तापमान नापना है। अब देखिए, जो थर्मामीटर होता है जो दूर से काम आता है वो तो बहुत महंगा होता है, तो थर्मामीटर हर के पास होना चाहिए। और पैरासीटामोल जो है हर प्राथमिक चिकित्सा में हर चिकित्सक के पास होना चाहिए, और उसके पास तुरंत सूचनाएं होनी चाहिए। क्योंकि हमारे जो गांव है, पूर्वांचल में चाहे कहीं पर भी, दूर दराज के गांव है, आप खुद जानते हैं, वहाँ पे कई बार प्राथमिक चिकित्सालय भी नहीं होते हैं, डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं होते हैं, और वहाँ पर एम्बुलेंस की तो बात उठ सकती नहीं। तो ऐसी में कि सरपंच को जिम्मेदारी लेनी होगी। सरपंच के साथ और जो शिक्षित लोग हैं, स्कूल के मास्टर हैं, प्राइमरी स्कूल के मास्टर हैं, हाई स्कूल के मास्टर हैं, उन लोगों को ये जिम्मेदारी लेनी होगी, उनको सीखना होगा। आप जिन चिकित्सा से जुड़े हुए लोग भेज रहे हैं, नर्सें भेज रहे हैं, एनएमएन भेज रहे हैं, अच्छी बात है, वो लोग संभालेंगे, किंतु इनके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज है जागरूकता। हर व्यक्ति को ये मानना होगा कि ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई विषयनिष्ठ बात नहीं है, ये वस्तुनिष्ठ बात है, और ये खतरा हम सब पे मंडरा रहा है। और इसलिए आपको न्यूनतम तैयारी रखनी पड़ेगी। न्यूनतम तैयारी क्या है? आपका जो भी चिकित्सालय है, जो भी छोटा मोटा जो भी है, उसमें थर्मामीटर होना चाहिए, उसमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर होना चाहिए, उसमें वो सारे फोन नंबर होने चाहिए जिनको आप सूचित कर आप तुरंत से आपातकालीन में व्यक्ति के स्थानांतर कर सकें। और उसके साथ साथ
उस व्यक्ति को ढांढस बनाने वाले लोग होने चाहिए। क्योंकि गांव में आप भी जानते हैं, मैं भी गांव में रहता हूं और मैं भी कस्बों में रहता हूं, वहां पे काम करता हूं और मैं भी कस्बों में जाकर सहायता करता हूं लोगों की। वहां मैंने देखा है कि डर, अज्ञानता, पागलपन और उपेक्षा, ये सब बातें ऐसी हैं जिनको हमको निरंतर लड़ना पड़ेगा। जिस न्यूनतम व्यवस्था की बात डॉक्टर अरुण करते हैं, वही बात कई केंद्रीय अधिकारी भी कहते हैं। केंद्र सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने भी मीडिया से बातचीत में कहा है कि यदि दूसरी वेव के समय ठीक ठाक तैयारी कर ली गई तो तीसरी लहर से काफी हद तक बचा जा सकता है। ये बात ध्यान देने की है कि तीसरी लहर का आना तय है वाला बयान विजय राघवन ने ही दिया था। गांव के बाद बच्चों और मूलभूत तैयारियों की बात करते हैं। खबरों की माने तो कोरोना की मौजूदा दूसरी लहर में भारी संख्या में बच्चे भी संक्रमित हुए हैं। उदाहरण के लिए हम उत्तराखंड से आ रही रिपोर्ट का रुख कर सकते हैं, जो बताती है कि उत्तराखंड में बीते 10 दिनों के भीतर 1000 से ज्यादा बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए हैं। देश के दूसरे हिस्सों से भी बच्चों के संक्रमित होने की खबरें आ रही हैं, लेकिन ये बात सुखद आश्चर्य है कि इन बच्चों में कोविड के बहुत गंभीर लक्षण नहीं दिखे गए। लेकिन जानकार मानते हैं कि कोरोना वायरस अगर फिर से म्यूटेट होकर यानी रूप बदलकर कोई ज्यादा संक्रामक और घातक रूप अख्तियार कर ले तो उस स्थिति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बच्चे गंभीर रूप से संक्रमित हो सकते हैं, ऐसी संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। ऐसे में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप शुक्ला बताते हैं कि बच्चों को बचाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है कि बड़ों को संक्रमण से बचाया जाए और उनका जल्द से जल्द टीकाकरण किया जाए। वो कहते हैं, बात सही है कि फर्स्ट वेव से और सेकेंड वेव में आते आते बच्चों के इन्फेक्शन होने की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन हमारा अभी मानना है और मैं थोड़ा सा इससे इतर राय रखता हूँ कि बच्चों से ज्यादा जरूरी है अभी बड़ों को बचाना। अगर आप बड़ों को बचाने जाएंगे तो बच्चे अपने आप बच जाएंगे। बच्चे आप पे डिपेंडेंट हैं। ज्यादातर इन्फेक्शन बच्चों में जो इस बार हुआ है वो बड़ों के द्वारा हुआ। बच्चे इन्फेक्शन लेकर के बाहर से नहीं आए, उन्होंने बड़ों को नहीं दिया, तो एक ट्रांसमिशन चेन में बच्चे सबसे नीचे हैं। ट्रांसमिशन चेन में जो एक्टिव एडल्ट्स हैं, जो एडोलेसेंट्स हैं, वो ऊपर है और वो इन्फेक्शन को कैरी कर रहे हैं और वो बांट रहे हैं। तो हमारा ये मानना है, अभी अगर हम डाटा भी देखें तो हमारे हिंदुस्तान के डाटा तो अवेलेबल नहीं है। अमेरिका का डाटा आया है कि उन्होंने बताया है कि पूरी जो संख्या है बच्चों में इन्फेक्शन होने की, वो टोटल इन्फेक्शन में बच्चों की संख्या अगर उनके यहाँ 22% है तो टोटल इन्फेक्शन की संख्या बच्चों में होने वाली वो 14% है, यानी अभी भी बच्चों की संख्या इन्फेक्शन में कम है। दूसरा पॉइंट ये है जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये है कि जो एडमिशन रेट है, जितने टोटल अगर 100 एडमिशन में देखा जाए तो उनमें बच्चों की संख्या 1% और 2% और 3% 97% और 98% एडल्ट एडमिट हो गए। यानी बच्चों में जो भीषणता है, जो सीरियसनेस है बीमारी की, वो अभी भी बहुत कम है। ये हम अपने पास देख ही रहे हैं कि हमारे परिवार में बच्चे इन्फेक्ट हो रहे हैं और वो ठीक हो जाते हैं। इन जनरल अगर बच्चों की संख्या ले कितने लोग बच्चे एडमिट इन्फेक्शन होते हैं और उसमें एडमिट कितने होते हैं, तो वो बहुत कम है, मामूली 0.1 to 1%, 1.5% के आसपास। तो एक तो डिजीज बर्डन कम है बच्चों में। दूसरी समस्या ये है कि हमारे पास अभी अनलिमिटेड वैक्सीन नहीं है। तो बचाव से तरीका क्या है? बचाव से तरीका तो वही बेसिक वाली चीजें, 2 गज की दूरी, सैनिटाइजेशन और मास्क। मास्क सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, जो हम लोग नहीं अच्छे से कर पा रहे हैं शायद, इसीलिए ये सेकेंड वेव आया। डॉक्टर प्रदीप बताते हैं कि बच्चों में बीमारी का स्तर थोड़ा अलग है। कोविड से ठीक होने के बाद बच्चों में MSIS यानी मल्टी सिस्टम इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम दिखाई दे रहा है, जो काफी हद तक गंभीर समस्या है। डॉक्टर प्रदीप बताते हैं कि अभी तक भारत में MSIS के गंभीर केस बहुत कम देखे गए हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर ये भी मानते हैं कि 2 साल से ऊपर के बच्चों की मास्किंग अनिवार्य की जानी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में बच्चे कोरोना का निशाना बन सकते हैं। पल्मोनरी यानी फेफड़ों के रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक शुक्ला कहते हैं, अगर मैं पहले से तुलना करूं, मतलब जो फर्स्ट वेव आई थी उसमें कोमॉर्बिड पेशेंट देखे गए थे, ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे किडनी डिसीजेस, और उसमें मॉर्टेलिटी भी ज्यादा हो रही थी। उसके बाद हमने देखा कि सेकेंड वेव आई और उसमें वो पेशेंट्स इन्वॉल्व हुए जिनको वैक्सीनेशन नहीं था और जो पहले इन्वॉल्व नहीं थे, उनके रेट्स कम थे, और यंग पॉपुलेशन ज्यादा इन्वॉल्व हुई और उसमें उनका विरुलेंस भी ज्यादा था, वायरस का विरुलेंस भी ज्यादा था और ज्यादा सीवियरिटी के साथ प्रेजेंट हुई यंग पॉपुलेशन। और अब प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि ये जो थर्ड वेव है इसमें
बच्चे इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि वो अभी तक इन्वॉल्व नहीं हुए थे। उनमें एज रिसेप्टर होता है, वो अभी उन बच्चों में डेवलप नहीं होता, इस कारण से बच्चे अभी तक बचे थे। लेकिन लेटर ऑन जैसे कानपुर IIT साइंटिस्ट कमेटी ने बोला था कि सबसे पहले उन्हीं ने बोला था कि थर्ड वेव इज इनविटेबल, और इन्होंने प्रेडिक्ट किया कि अक्टूबर में हमको टच करेगी, और इसके पहले जो सेकेंड वेव है वो जुलाई में खत्म होगी। इसके लिए हमारे पास जो तैयारी करना है, तो हमको तो पहले मास्क पहन के चलना है, और 2 साल से ऊपर के सभी बच्चों को मास्क पहनना है। 2 साल के नीचे बच्चे बता नहीं पाएंगे, इसलिए उनमें मास्क अवॉइड करना है। 2 साल के नीचे बच्चों को ध्यान रखेंगे कि बच्चों को मास्क नहीं पहनना। दूसरा, आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें और ज्यादा से ज्यादा घर पे रहें और एक्सरसाइज वगैरह करें। और इसमें सबसे बड़ा अभी DCGI ने अभी बताया कि कोवैक्सीन की जो वैक्सीन हैं वो 2 to 18 ईयर ओल्ड के लिए भी अभी ट्रायल पे चल रही हैं। सेकेंड थर्ड फेज से उन्होंने चालू कर दिया। तो इसमें अभी वैक्सीनेशन ही एक ऐसा पार्ट है जो हमको बचा सकता है, और जितना जल्दी से जल्दी हम वैक्सीनेशन को अचीव करेंगे वो इम्प्रूव करेगा। अब बात करते हैं कि सरकार की क्या जिम्मेदारी है। टीकाकरण से इतर भी सरकार की जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारी ये है कि वो कोविड के डेटा को लेकर ज्यादा पारदर्शी बने, ज्यादा सच बोले, वैक्सीन की दोनों डोज के बीच का समय अंतराल किल्लत के आधार पर नहीं बल्कि पारदर्शी और सभी के लिए उपलब्ध वैज्ञानिक शोध के आधार पर होना चाहिए। यह भी जिम्मेदारी सरकार से अपेक्षित है। इसके अलावा सरकार को क्या करना चाहिए, इसके बारे में डॉक्टर दीपक कहते हैं। इसमें सर गवर्नमेंट के लिए ये करना चाहिए, जैसे सेकेंड वेव में हमने देखा कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं नहीं थी, बेड्स नहीं थे, और ऑल्दो जब भी भारत में अगर इस तरीके से किसी भी डिसीज जो सबको एक साथ चाहिए होगा तो वो दिक्कत आने वाली है, स्थिति होने वाली है। और थर्ड वेव के लिए भी सैडली वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, हम अभी प्रिपेयर्ड नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा जो अभी डॉक्टर्स लगेंगे वो पीडियाट्रिशियंस लगेंगे, और इसमें जो सरकार की तरफ से उनको अभी भी जो दिक्कतें अभी झेल रहे थे उन्हीं को ठीक करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उनको फिर से करेक्ट करना पड़ेगा, जो हमने गलतियां की हैं पहले उसको करेक्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये सबसे पहले लंग्स को पकड़ता है। लंग्स में अगर इन्वॉल्व हो गए तो ऑक्सीजन हम नहीं ले पाएंगे, तो हमको ऐसे बेड्स बनाने पड़ेंगे जिसमें बच्चे भी रखे जा सकें और एडल्ट भी रखे जा सकें। अब हमको ज्यादा इक्विपमेंट के साथ होंगे क्या, वेंटिलेटर्स हम कई जगह देख रहे हैं, वेंटिलेटर, लेकिन सरकार को देखना पड़ेगा कि जो सही जगह है स्किल्ड लेबर आ जाए तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो कुल मिलाकर लब्बो लुआब ये है कि समीकरण बदला नहीं है। हाथ साफ रखना है, मास्क पहनना है, घर में 1 और बाहर 2, दूरी बनाए रखनी है, इंतजाम करना है और सरकारी इंतजामों की सुध भी लेनी है, और इस बीमारी को लेकर हर संभव तरीके से चेतावनी जारी करते रहना है, ताकि हम कोरोना की इस लहर और आगे आने वाली सभी लहरों के प्रति सचेत रह सकें। आपके लिए जानकारी लाए थे हमारे साथी सिद्धांत। देखते रहिए दी लखनऊ।